तो समाचार के बाद हम अपनी परिचर्चा जारी रखते हैं चुनाव रुझानों और परिणामों पर। तो देखिए, अभी जो स्थिति है पल पल बदल रही है और कांटे की टक्कर दिख रही है। बल्कि बीजेपी अभी बढ़त बनाई हुई है। 10 बजे के बाद भी स्थिति ये है कि बीजेपी अभी बढ़त बना रही है। तो राकेश कुमार जी, आप क्या लग रहा है आपको 11 बजे तक क्या स्थिति बनी रहेगी? देखिए, अभी अगर आपने खुद ही जो हमें इलेक्शन कमीशन से डाटा मिल रहा है और जो ग्राफ देख रहे हैं, वो ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है जैसे ऊपर नीचे लगातार लहरियां वहां पर बन रही हैं। कांग्रेस बीजेपी अभी 46 थी आगे, और अब 44 जो है वहां पर आ गई है, और कांग्रेस 38 पर। कांग्रेस जो पहले रुझान में 74-75 दिखा रहे थे, अब वो 38 पे आकर रुक गई है, आधे के लगभग जो है पहुंची है। लेकिन मैं इन जो रुझान तो मान सकते हैं, ये लगातार जो ग्राफ है बढ़ेगा, कम होगा, गिरेगा, उठेगा, लेकिन इसको हम फाइनल नहीं कह सकते अभी। अंतिम। हम ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, इसको हम ये भी नहीं कर सकते कि ये कोई हमें दिशा तय कर रहे हैं। जिस तरह से इसमें भूपेंद्र हुड्डा की जो मत वोट आए 11,000 से, वो लीड कर रहे हैं। कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर लीड अभी से बड़ी बननी शुरू हुई है, वो टूटनी मुश्किल है। या बड़ी सीट्स हैं, वो लीड टूटने मुश्किल होएगी। लेकिन जो ज़्यादातर सीट्स ऐसी हैं, 20 के लगभग जो भाजपा के नेता मानते हैं सीट्स जो हैं 2,000 के मार्जिन पर फंसी हैं। इसके अलावा और जो सीट्स हैं उन पर भी यही बात है। और दूसरा बात, जैसे मैंने पैचेस की बात की थी या क्षेत्र की बात की है, वहाँ पर भी डिपेंड करता है कि किस एरिया की, किस क्षेत्र की जो ईवीएम्स खुल रही हैं। जैसे ही किसी खास एरिया की ईवीएम खुलती है तो दनादन, जिस तरह रूरल है या अर्बन है या स्लम एरिया का जो ईवीएम है, ये सभी जो ईवीएम्स हैं असर करते हैं कि कहाँ से वो है, और फिर एक राउंड में आगे बढ़ने में या पीछे रहने में वो मदद करते हैं। तो ये जो देखने वाली बात है, वो जैसा हम जानते हैं कि ईवीएम से हुआ 12 बजे के बाद जो नतीजे आएंगे, जो लीड बनेगी वो मायने रखेगी, और उस लीड के बाद हम कुछ तय करेंगे कि रुझान जो है कहाँ पर जा रहा है। और उस 12 बजे के बाद भी जो बहुत कम मार्जिन की जो वोट्स होंगी, जो सीट्स होंगी, वहां पर अंत समय तक, जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक जो है एक इंटरेस्ट कहें या रुचि कहें, बनी रहेगी। बने। हरियाणा में जो अभी रुझानों का हमें निर्वाचन आयोग से आंकड़ा मिला है, उसमें 46 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 33 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और निर्दलीय उम्मीदवार 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी 1 सीट पर आगे है और इंडियन नेशनल लोकदल भी 1 सीट पर आगे है। और केजी, जैसा कि आप बता रहे थे कि ज्यादातर सीटों पे देखने को मिल रहा है, इवन नायब सिंह सैनी की सीट्स हैं जो हमारे कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं लाडवा से जो लड़ रहे हैं, तो लाडवा में भी उनकी 800-900 सीटों मतलब सॉरी वोटों के अंतर से वो आगे हैं। और ज्यादातर सीटों पे देखने को आ रहा है कि 800 से लेकर 2,000 के बीच बीच का ही अंतर अभी देखने को मिल रहा है। तो स्थिति जो है धीरे धीरे बदलेगी। हालांकि बीजेपी अभी तक के जो ईवीएम खुले हैं उसके अनुसार काफी आगे निकली है। अगर सुबह से देखें तो एकदम कांग्रेस का आधे से भी नीचे जाना और बीजेपी का उठ के दोगुने से ऊपर जाना, हाँ, ये कांटे की टक्कर तो दिखा रहा है अभी। हाँ। देखिए, ये हम बिल्कुल एकदम कांटे की टक्कर है, जो शुरुआती दौर के बाद अब ये दूसरे दौर के हम रुझान मान सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने गेन किया है कि लीड कर रही है बीजेपी इस समय। कांग्रेस नंबर 2 पर है, और इसमें जो निर्दलीय है वो 5 से 6, जैसा आप बता रहे हैं। जो आईएनएलडी है और जो बीएसपी है, वो भी अपना स्थान जो है बनाए हुए हैं, भले ही छोटा स्थान बनाए हैं। लेकिन जिस तरह से जो जो एग्जिट पोल आए, उसमें भी कांग्रेस की जो स्थिति थी आगे बताई गई 50 से 55, लेकिन और बीजेपी का जैसे सीट्स बताई गई। अभी जो बनेगी बात वो यही है कि रुझान, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ग्राफ जो है अप डाउन चलेगा। 12 बजे तक ये स्थिति रहेगी, और हो सकता है 12 से भी आधा घंटा और लेट तक चले, क्योंकि जो वीआईपी सीट्स हैं, हॉट सीट्स हैं, वहाँ पर कांटे की टक्कर वहाँ पर भी है। और ये अंत तक, जैसा लाडवा में अभी जो अंतर है काफ़ी कम है, और इसी तरह से विनेश फोगाट का अंतर भी कम है, हालांकि वे पीछे हो गई हैं।
और अनिल विज का अंतर भी कम है, वो भी पीछे हुए आगे हैं, पीछे चल। लेकिन वो जिस तरह से जब मशीन खुलती है, क्योंकि पूरे राउंड की एक साथ खुलती है, फिर गणना होती है, और जब अलग जो वो आती हैं, जो जो राउंड, जब नया राउंड खुलेगा किस एरिया से, किस पैच से वो खुलता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। और जो जैसा कि हम मानते ही हैं कि रूरल एरिया का जब खुलता है तो कांग्रेस की सीट्स ज़्यादा आती हैं, और जब अर्बन एरिया आता है तो बीजेपी को उसका फ़ायदा होता है। लेकिन 8-9 राउंड के बाद जो है स्थिति स्पष्ट होएगी। और अभी अभी आने वाले दौर में आपको, और अभी कांग्रेस लगातार इस राउंड में नीचे नीचे जा रही है और 33-34 पे आ गई है, और भाजपा जो है 49 के आसपास लीड दिखा रही है। और भाजपा नेताओं का दावा भी यही था। कल हमारी मोहनलाल बडोली हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, उनका भी यही कहना था कि जो 20 मार्जिनल सीटें हैं जहां पर 2000 से भी कम का अंतर है, वहां पर वो निर्णायक होंगी, और वे मान रहे हैं कि वे भाजपा के पक्ष में जाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी बूथों से, 2000 से ज़्यादा बूथ हैं, उन्होंने एक सर्वे कर लिया है, रिपोर्ट ले ली है, उन बूथों पर जो है वे मानते हैं, अभी तक भी दावा है कि बीजेपी जो है गेन करेगी। लेकिन एग्जिट पोल हुए हैं, जो पत्रकारों ने रिपोर्ट्स दी हैं, वे स्थिति कुछ और बयान और कह रही है। तो ये तो बात आपकी ठीक है, कल भी इस पे चर्चा हो रही थी। अभी शुरुआत में डॉक्टर धीमान ने इस पे काफी विस्तार से बात की कि हर मुख्यमंत्री जो है, वर्तमान मुख्यमंत्री, वो यही बोलता है कि हम जीत रहे हैं। वैसा पास्ट का जो इतिहास रहा है और उसमें हार भी होती रही है। अभी तो ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी जो है वो अपना कांटे की टक्कर दे रही है कांग्रेस को। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि आपने अभी बताया कि बहुत कम अंतर है, कुछ सीटों पे लोग आगे पीछे जा रहे हैं, उनका ये कहना है। तो ये भी सामने आ रहा है कि जैसे बहुत कम 1000, 2000, 800, 900 सीटों के अंतर वाली जो सीट हैं, उन पे शायद एग्जिट पोल ने वो सब सीटें, कुछ एग्जिट पोल ने वो कांग्रेस को दी हैं, जहां उन्होंने 65 या इसके आसपास दिखाया है। तो वो अगर उसमें कुछ हेरफेर होता है तो स्थिति थोड़ी बदल सकती है। डॉक्टर धीमान क्या? देखो, इसमें 3-4 चीजें बहुत ध्यान रखने की। बीजेपी कहाँ पर क्यों आगे गई, जैसे पहले लग भी रहा था, जैसे हिसार की नलवा सीट वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है। भिवानी की कई सीटें, लोहारू भी, तोशाम भी, भिवानी की खुद की भी, सिटी की भी, वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है, जो अभी तक ट्रेंड में जो जा रहा है, ट्रेंड जो मिल रहे हैं। हाँ, वहाँ से ऐसी जो फरीदाबाद की सीटें हैं, जो तिगांव है, वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट बहुत मार्जिन से आगे चल रहा है। और दूसरी सीटों में बीजेपी के बहुत सारे लोग, जो रूरल सीट्स हैं, जिन रूरल सीट्स पे कैंडिडेट्स कांग्रेस के बागी खड़े थे, कांग्रेस की वोट काटते हुए इसमें अभी तक के जो रुझान आए हैं, 2-3-4 राउंड की जहां पर गिनती हो गई है, वहां पर बीजेपी आगे जा रही है। इसलिए बहुत सारी सीटों पे, जींद सिटी का पता था कि वो बीजेपी को जाएगी, वो बीजेपी उसमें बहुत आगे जा रही है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की वो सीटें जो सेमी अर्बन हैं या जहां पर कांग्रेस के बागी लोग खड़े थे, वहां पर बीजेपी को गेन हुआ है अभी। इसलिए आज की डेट में अभी 48 सीट पे कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस 34 सीट या इस पे नजर आ रही है अभी। अब ये क्योंकि क्लोज कंटेस्ट है, आमने सामने का कंटेस्ट है हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, अंतिम चरण तक भी ये रोचक रहेगा मतगणना। इसके रिजल्ट्स जब 3 वोट से सिर्फ एक राई की विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी, जयतीर्थ दहिया ने, जो बाद में चुनाव, उनका चुनाव भी फिर बाद में कोर्ट ने रद्द कर दिया था। 3 वोटों तक का भी जब अंतर हो, तो कोई एग्जिट पोल, कोई ओपिनियन पोल, कोई सर्वे एजेंसी इतनी डीप नहीं जा सकती कि वो इतने कम मार्जिनल वोटों के डिफरेंस से हार जीत होने वाली सीट का आकलन कर सके। ट्रेंड देखते हैं सिर्फ, जैसे मैंने बताया था कि 1% वोटर का उनको आधार लेकर। डॉक्टर धीमान, एक बात और है कि जब मतदाता वोट डाल के बाहर आता है, तो अगर सर्वे में उससे पिया, जो वो अपनी सही जानकारी देता है या नहीं देता, इस पे बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि असली तो है कि उन्होंने दिया क्या है, उन्होंने बोला क्या है। हो सकता है मैं बीजेपी को वोट दे के आ रहा हूँ, कहते मैंने कांग्रेस को दिया, हो सकता है मैंने कांग्रेस को वोट दिया, कहते बीजेपी को दिया है। कई बार वो, क्योंकि जैसी रिपोर्ट वो दे रहा है, इसलिए एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट, खासतौर पे अगर हम ग्रामीण जो संस्कृति है वहां देखें, तो वो अपना आपको एक्सपोज नहीं करना चाहता कि मैं किसको वोट डाल के आया हूँ। तो गांव में भी एक
आपस में संबंधों की बात होती है, बहुत सी की मेरी बात बाहर चली जाएगी उनका। गांव में तो उल्टा उल्टा है वैसे। अच्छा। गांव में तो उल्टा है, मैंने देखा है कि गांव में तो कुछ लोग तो ओपनली नहीं, वो लोग से ज्यादा वहां पर तो ये भी पता है कि इस घर ने किसको वोट दिया, वहां पर इतना मालूम रहता है, क्योंकि पार्टी का या लोगों का इतना डिवीजन है इस एंगल से कि वो तो बीजेपी का समर्थक है, वो बीजेपी का, वो कांग्रेस का वो समर्थक है, वो कांग्रेस का है, वो एनएलडी का है, वहां से वोट जब कुछ लोग तो बिल्कुल स्पष्ट परिवार होते हैं ना हाँ, कि और गांव में वो पोलिंग पे जब बैठे हैं, पोलिंग मतदान केंद्र पे, तो पोलिंग एजेंट गांव के बने बैठे हैं, तो पता लग रहा है कि कौन किसके संबंध में है, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके साथ है, और जो स्थानीय नेता है उनके कौन टच में है। तो गांव में तो लगभग ये मालूम भी होता है कि ये उसके पक्ष का है। ये ज्यादातर सीटें, ज्यादातर लोग वो नहीं है जो शहर में रहते हैं, वो नहीं बता पाते, ना बताते हैं, नहीं बताते, और बताना भी नहीं चाहिए। बताना नहीं, वैसे तो ये आपका अपना ये अपना सीक्रेट वोट है, आप किसको पसंद करते हैं, किसको ये नहीं आपका पसंद अधिकार करते हैं। है। हाँ जी। तो मैं अभी रुझान तो हम देख ही रहे हैं, इस पे काफी बात भी हुई है। इस बार फिर जब कांग्रेस का जब प्रचार चल रहा था, पहले तो संविधान कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रचार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की एंट्री होती है, प्रियंका गांधी आती है, तो संविधान एक बार फिर उनकी रैलियों में मुद्दा बनता है, जो उन्होंने लोकसभा में बनाया। और लोकसभा में वो बनाया भी किया, उसका लाभ भी हुआ, और शायद यही सोच के उन्होंने फिर से इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की अपनी बड़ी रैलियों में। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि मैं देखता हूं कि इसी दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा के बीच जो समय मिला, राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी ये संदेश दिया गया कि संविधान कोई मुद्दा नहीं है, आपको गुमराह किया जा रहा है, तो इस पे काफी फोकस रहा। तो अब जब ये मुद्दा उठाया गया, तो आपको लगता है कि इसने काम किया होगा या किया है? दो फैक्टर शर्मा जी, हरियाणा में अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए दो फैक्टर काम किया। एक, जो विधानसभा से पहले लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते थे, उसका असर लोकसभा में अनुसूचित जाति के मतदाता कांग्रेस को वोट, उनको लगा कि कांग्रेस को वोट दिया, ऐसा संकेत मिले हैं, और उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। इससे बीजेपी ने एक रणनीति बनाई कि किसी भी तरीके से हमने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को तोड़ना है कांग्रेस से, भले वो हमें ना वोट दे, लेकिन कांग्रेस से टूट जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी। सेकंड प्रायोरिटी थी कि हमें वोट दे। उन्होंने अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच में जाने के लिए, एक तो बीजेपी ने हरियाणा में खासकर दलित समुदाय के जितने नेता थे अनुसूचित जाति के बीजेपी के, उनको अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में भेजा। एक तो इस पर रणनीति पे काम किया, और उनकी जो मांगे थी उनको मानने का प्रयास किया, उनको कहा कि आप अपनी मांगे बताओ। एक तो ये किया। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो डेंट, जो मेरे को लगता है कि जो डेंट पड़ा है, बीजेपी का टोटल प्रचार इस नैरेटिव पर रहा कि कुमारी शैलजा का इशू उठाया। कुमारी शैलजा के बारे में एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस टिप्पणी को बीजेपी ने हाथों हाथ लपका, और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस में दलितों का अपमान होता है, महिला नेता का अपमान होता है, कुमारी शैलजा का अपमान किया है। वो एंड तक किसी भी मुद्दे पे रहे, और चुनाव प्रचार के दौरान जो विज्ञापन जारी किया बीजेपी ने, उसमें भी कांग्रेस सरकार के दौरान जितने भी अनुसूचित जाति के लोगों के मामले हुए थे उनके साथ, या जहां पर घटनाएं हुई थी, दलित मिर्चपुर कांड हुआ था, गोहाना कांड हुआ था, इस प्रकार के कांडों को उन्होंने उभारने का प्रयास किया। मैं यही बात करने जा रहा था, तो हम रिकेश जी का टेक लेंगे इस पे कि कुमारी शैलजा पे जो टिप्पणी होना, और उसके बाद उनका प्रचार से कुछ समय के लिए हट जाना, और फिर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें वापस हुड्डा के साथ उनका हाथ मिलाना, ये सारी जो परिस्थिति बनी चुनाव प्रचार के दौरान, इसने कांग्रेस को कितना नुकसान? देखिए, बिल्कुल किसी भी नेता का इस समय जो आप देखें कि शैलजा जो कांग्रेस में दलित नेता के तौर पर बड़ा नाम है, हालांकि चुनाव के अंतिम, बिल्कुल अंतिम जो एक पैर होता है, अंतिम दौर में अशोक तंवर को कांग्रेस में लाने में नेतृत्व कामयाब रहा, लेकिन वो लेट था। और मेरी जानकारी के मुताबिक कई जगह ऐसा हुआ कि जो सभाएं हैं दलितों की, वहाँ पर यह फैसला भी हुआ कि दलित जो हैं, खासकर एक जाति वर्ग के, उनके लिए वोट नहीं करेंगे, और उनके नेता का अपमान हो रहा है। वो कमोबेश कांग्रेस के लिए भी उनका ये संदेश था। तो इस बात को जो हफ्ता या 8-9 दिन जो शैलजा प्रचार से दूर रही, कांग्रेस को काफ़ी डेंट इस बात का लगा है। इस बात को भाजपा ने पूरी तरह भुनाने की कोशिश की,
और भुनाया भी इस तरह की शैलजा को भाजपा में आने की ऑफर तक उन्होंने दे दी। पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे ढंग से करा। हालांकि कांग्रेस इस बात को कहती रही कि जो बीजेपी के जो दलित नेता हैं उनको उनकी तो टिकट तक काट ली गई, जिनमें बनवारी लाल मंत्री हैं, बिशंबर हैं और भी जो लोग हैं। लेकिन शैलजा का मामला जो है, चुनाव में कौन सा मामला उठ जाता है ये बात मायने रखती है। तो शैलजा का मामला थोड़ा राज्य के दलितों में उठा और डेंट संभाविक रूप से भाजपा ने इसे पूरी तरह से एनकैश करने की कोशिश भी की अपने जो दलित नेता। पुलकेश जी, मैंने तब पढ़ा समाचार, उनका बयान था अशोक तंवर का, उन्होंने शैलजा को निमंत्रण दिया भारतीय जनता पार्टी में आने का और कुछ दिनों के बाद वो खुद ही कांग्रेस में चले गए। बिल्कुल। देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट तो अश्विनी जी बनता रहता है। चुनाव हरियाणा में तो जो मुखर चुनाव है वो इसी का नाम है। और कुछ टिप्पणियां भी, कुछ मजाक भी करते हैं। कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर जो हरियाणवी को है बहुत ज़बरदस्त है। आपने खुद चुनाव में नोट किया होगा कि इस तरह के जो 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 मौका है और इसको छोड़ते नहीं है, और जब बात हो तो उसको हंसी में भी टाल देते हैं। अशोक तंवर की बात चली है तो बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के पहले, फिर उन्होंने पार्टियां बदलते हुए आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया, अब फिर वो कांग्रेस में पहुंच गए। तो ये उनका जो किरदार है, बार बार पार्टी बदलना, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस में अब वो अपनी वो जगह बना पाएंगे जो उनकी जगह थी? हाँ, देखिए अश्विनी जी, इसके जो पीछे जाएं आप कारणों में तो बड़े कारण हैं। अशोक तंवर कांग्रेस का एक बड़ा नाम था और बड़ा नाम हो जाए। अशोक तंवर ने अपनी सारी राजनीति जो स्टार्ट की कांग्रेस से की, यूथ कांग्रेस से की, NSUI से की। लेकिन जो पिछले चुनाव में ऐसे हालात बने कि वे भावुक हुए या प्रवोक हुए, दोनों बातें हो सकती हैं, कि उनको पार्टी छोड़ दिया उन्होंने पार्टी। हालांकि नेतृत्व ने, शैलजा तब पार्टी की प्रधान थी, इन्होंने कहा प्रयास भी किए, फ़ोन भी किए, लेकिन इन्होंने उनके फ़ोन तक नहीं सुने। तो वो चले गए उस समय रोष में और जगह जगह घूमते रहे। आम आदमी पार्टी गए, तृणमूल कांग्रेस गए। तो उसके बाद तो उनका कुछ नहीं बना, क्योंकि वो गए सिर्फ जीवित रहने के लिए। क्योंकि जब आप किसी भी फ्रेम में होंगे, राजनीति से बाहर होंगे, तो आप राजनीति में होंगे तो आप छपते रहते हैं, लोगों के बीच जाने का एक बनता। लेकिन उनकी पटरी कहीं नहीं बैठी। जो रिस्पेक्ट उनके लिए कांग्रेस में थी, हालांकि उनका तो यही छोड़ के गए थे कि डिसरिस्पेक्ट हुई है, उनका अनादर हुआ है। वो लेकिन दिल्ली की जो घटना थी, हमला तो एक छोटा सा आधार बनाया गया उससे पहले, क्योंकि टिकटों के आवंटन में जिस तरह से शैलजा जी रुष्ट थी और वो भी रुष्ट थे, तो वो एक आधार बन गया दिल्ली की घटना तो। लेकिन जो अब तंवर को अपने फैसले के बाद एक से एक गलत फैसले उनसे होते गए, एक दल दूसरा दल, अंततः वे कांग्रेस में आए। मैं आपको एक उदाहरण इसमें और देता हूँ, हालांकि इस बात से जुड़ा है। जो बड़े लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे और मंत्री भी बने, वो एक दफ़ा ऐसा बोलते थे कि जो कांग्रेस में उनको रिस्पेक्ट मिलती थी स्टेज की, बीजेपी में वैसा नहीं है। बीजेपी में वो दर्शक दीर्घा के लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि स्टेज पर उनका एक अनुशासन है, उतने ही लोग बैठते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं कुंठित होते रहे, कहीं ना कहीं जैसा एक अपने आप को टाइट महसूस करते हैं। तो वो लोग आए। इवन कि अभी भी जो कांग्रेस के लोग हैं वहाँ पर इतना खुला महसूस नहीं करते। वे लोग कहते हैं कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है। तो तंवर की थोड़ा केस इसलिए भी डिफरेंट है कि जिन पार्टियों को उन्होंने चुना वो ज़्यादा उनके भविष्य के लिए बेहतर नहीं थी। वो सोच कर कुछ गए, हुआ कुछ उनके साथ। तो आपको अभी निर्वाचन आयोग के जो हमें नए आंकड़े मिले हैं उससे अवगत करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है, इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट पर, बहुजन समाज पार्टी भी 1 सीट पर और निर्दलीय उम्मीदवार 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये अगर यही स्थिति रहती है तो अगर 6-7 सीट इंडिपेंडेंट और ये रीजनल पार्टी के पास 8-10 रहती हैं तो ये भी एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, निर्णायक भूमिका में एनडी और इंडिपेंडेंट्स आ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी स्थिति जो सीटों में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कालका का है। कालका में अभी आज की डेट में जो राउंड चला उसमें एक निर्दलीय आगे चला गया। ये जिस एरिया में निर्दलीय का उम्मीदवार का जहाँ पर प्रभाव था उस एरिया की ईवीएम खुली है तो वहाँ पर वो आगे दिखाई दिए। मैं पहले दिन से लगातार ये बोल रहा हूँ कि इसमें
20 से 25 सीटें ऐसी हैं जो बहुत क्लोज अंतर से निर्णायक होंगी। उसमें वो बीजेपी की तरफ भी जा सकती हैं, वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकती हैं। जैसे अंबाला कैंट की सीट है, कभी अनिल विज पीछे, कभी अनिल विज आगे, चित्रा सरवारा आगे, चित्रा सरवारा पीछे। बहुत सारी सीटें, जैसे भिवानी की चारों सीटों में बीजेपी आगे। फरीदाबाद, गुड़गांव, ये वो शहर जो शहरी वोटर हैं, शहरी मतदाता हैं। इवन के जो दक्षिण में राव इंद्रजीत सिंह का जो यादव एरिया है, या वही जिसको बोलते हैं, वहां पर सारी सीटें अभी बीजेपी को जा रही हैं। इसलिए बीजेपी का जो 48 सीटों पे जाने का जो कारण बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, वो उसको भी हम दक्षिण में ही मानते हैं, दक्षिण हरियाणा, और जितनी अहीर बेल्ट, इन्होंने बीजेपी को बहुत ऊंचा। इवन के करनाल के जिले की 5 सीटों पे बीजेपी आगे है आज की डेट में। जो कुरुक्षेत्र है, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस जिले से लड़ रहे हैं, 4 सीटें हैं, 4 में से 3 कांग्रेस है, एक पे वो खुद, जिस पे वो खुद लड़ रहे हैं, वो आगे है। अंबाला में 4 सीटें, चारों पे अभी 3 पे कांग्रेस है, एक पे कोई अन्य है, बीजेपी नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है, ये इसलिए चेंज होते रहेंगे। और हरियाणा का, मैंने जैसे पहले ही हमने डिबेट शुरू की थी, 2024 का चुनाव बड़ा निर्णायक स्थिति में रहेगा कि बीजेपी को तीसरी दफा सरकार बनानी है या परंपरा निभानी है। 10 साल के बाद लोगों का मत है कि वर्तमान सत्ताधारी दल से छुटकारा पाना है। लेकिन जो मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने अपना एक वोट बैंक बढ़ाया है, वो वोट बैंक पक्का बढ़ाया है, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी वाला है। हर वर्ग में उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। और अनुसूचित जाति का जो ट्रेंड मतदाताओं का अभी तक नजर आ रहा है, इसमें वो सफल हुए हैं। कुमारी शैलजा का विषय उठाकर, जो आप पहले भी इस विषय को टच कर रहे थे, मैं ये भी देख रहा था कि अहिरवाल क्षेत्र में जब पीएम की रैली हुई तो वहाँ बहुत बड़ा एक उनको मिला वर्ग जो सुन रहा था उन्हें। और दक्षिण हरियाणा में जैसा आपने अभी कोट किया, तो वहाँ से ही कुछ अनुमान लग रहा था कि यहाँ शायद प्रधानमंत्री की रैली का भी काफ़ी प्रभाव रहा उस एरिया में। वहाँ के जो मुद्दे हैं, खासतौर से सेना से जुड़े, और मतलब उस पर उन्होंने बातचीत की, और कुछ भावुक मुद्दे भी हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र में वैसी स्थिति नहीं थी। अभी उत्तरी हरियाणा की बात करें तो इसमें कांग्रेस मजबूत हुई लगती है। इसका कारण है थोड़े से, ये किसान का जो इशू आपने बताया था, ये एरिया, इसमें ज्यादा केंद्र बिंदु किसान आंदोलन का नॉर्थ हरियाणा रहा है, जिसमें अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले रहे हैं। कैथल भी उसमें शामिल कर सकते हैं हम कि कैथल जिला भी उसमें रहा। लेकिन जो दक्षिण हरियाणा का किसान आंदोलन में दक्षिण हरियाणा के लोगों का कोई ज्यादा बड़ा योगदान उसमें था नहीं, उसका कोई असर भी नहीं था। वहां से यादव एरिया, जिसको वही बेल्ट बोलते हैं, वो बहुत शुरू से ही अगेंस्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ रही है और बीजेपी के वो पक्ष में रही है। उन आपस में एक दूसरे को वोट नहीं देते हैं वो, तो बीजेपी के पक्ष से वोट देने की वजह से ये पूरा सिनेरियो जो बीजेपी की तरफ जा रहा है, ये उसको दक्षिण हरियाणा लेके जा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी कुछ की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसके, और हमें उसके कुछ आंकड़े मिले हैं, ट्रेलिंग क्या है। तो जुलाना में जो विनेश फोगाट है वो पिछड़ रही थी, लेकिन अब जो अंतर है वो बड़ा है। जोगेश कुमार जो है 2039 वोटों से आगे हो गए हैं विनेश फोगाट से। इसी तरह अंबाला सिटी की बात करें तो वहाँ पे निर्मल सिंह मोरा जो हैं वो कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, जो, और वहाँ भी अंतर बड़ा है, और असीम गोयल लगभग 3000 से अधिक वोटों से पिछड़ रहे हैं। इसी तरह अंबाला शामनी की बात करें तो अनिल विज जी पीछे चले गए हैं वहाँ से। मुकाबला वहाँ भी, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था, कि फंसा हुआ है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण और गड़ी सांपला की लोई है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, उस पर क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं, तो अभी वो मंजू हुड्डा से ही उनका मुकाबला था, और वो काफ़ी वोटों से आगे हैं अभी, और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रस्तुत किया जा रहा था, तो एक महत्वपूर्ण सीट है। तो इस तरह से हम देखें तो कुछ लोग जो हैं जिनका, जैसे विनेश फोगाट है, तो मान के चल रहे थे कि ये बढ़त बनाई ही रखेंगे, जिस तरह से उनका पहले चर्चा हुई खेलों को लेकर, उस कांग्रेस ने उसको टिकट दिया। और अगर हम अनिल विज की बात करें तो ये माना जाता था कि ये सीट तो वो आराम से ही जीत जाते हैं, ले जाएंगे।
लेकिन इस बार ये कुछ हेरफेर हमें अभी तक देखने को मिल रहा है, तो इस पे क्या लगता है? इसमें शर्मा जी 2-3 चीजें हैं जो मैं क्लोज कंटेस्ट की जो बात कर रहा हूँ, उसमें अम्बाला कैंट की सीट भी आती है। अम्बाला कैंट की सीट का भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ली अनिल विज भी जीत जाएंगे, क्योंकि चित्रा सरवाला जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो पिछली दफा भी उतनी 47-48 हजार के आसपास वोट लेके गई थी, और तब तो प्रो बीजेपी माहौल था। कांग्रेस का जो कैंडिडेट थी वेणु सिंगला, वो तो 10,000 के आसपास वोट लेके पाई थी। इसलिए इस बार ये कह रहे थे कि चित्रा सरवाला की, क्योंकि पिता इस वक्त कांग्रेस से अम्बाला शहर से लड़ रहे हैं, निर्मल सिंह मोड़ा, और वो अम्बाला कैंट से टिकट चाहती थी कांग्रेस का चित्रा सरवाला, लेकिन कुमारी सैलजा ने वहां पर परविंदर परी जो आदमी है वहां पर उसको टिकट दिलवाई, और ये टिकट नहीं मिली तो ये इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई चित्रा सरवाला। इसलिए वहां पर पता था कि क्लोज कंटेस्ट पहले भी 19 में भी था और 24 में क्लोज कंटेस्ट रहेगा। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ यहां पर भी कुछ भी हो सकता है, चित्रा सरवाला और नीलविज के बीच में भी। ऐसे ही जो अंबाला जिले की 2 अन्य सीट है, 3, वहां पर बीजेपी लगभग पीछे चल रही है, जिसकी संभावना लग रही थी। और पंचकुला में भी अभी उल्टफेर होगा। पंचकुला में जब सिटी की ईवीएम खुलेंगी तो वहां पर भी सिटी की वोटें बीजेपी को जाएंगी। जितनी भी शहरी क्षेत्र की सीटें हैं वहां पर बीजेपी को हेड मिलना ही मिलना है। जो सेमी अर्बन है वहां पर बीजेपी को एज मिलना है। केवल रूरल बेस पे जो था वहां पर लग रहा था कि बीजेपी को बस वो नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, कांग्रेस को मिलना था रूरल में। लेकिन वहां पर भी जो बसपा आईएनएलडी का गठबंधन हुआ, आम आदमी पार्टी के सभी सीटों पे कैंडिडेट लड़े, उनका सीधा सीधा नुकसान अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अभी पंचकुला जिले की ही बात करें तो इसमें जैसे कालका सीट है, तो वहां पे जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं बीजेपी की, तो विनोद शर्मा जी कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बना चुके हैं, उनकी पत्नी ही हैं, और प्रदीप चौधरी भी वहां पे कांग्रेस के एक मजबूत उम्मीदवार हैं। तो वहां की स्थिति क्या लगती है? देखो, जैसे कालका की सीट थी, कालका में ये मान के चल रहे थे कि जो क्लोज कंटेस्ट है वो प्रदीप चौधरी के बीच में और शक्ति रानी शर्मा बीजेपी की जो कैंडिडेट उनके बीच में होगा। और उन्होंने चुनाव प्रचार खूब किया भी, शक्ति रानी ने खूब प्रचार किया। लेकिन एक इंडिपेंडेंट जो गोपाल राय, ये प्रदीप चौधरी के साथ कभी इनका विवाद हुआ तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, और एक पर्टिकुलर कास्ट के जो वोट है, समुदाय के वोट है, वो डेंट कांग्रेस का पड़ रहा है सीधे सीधे। अन्यथा प्रदीप चौधरी अगर गोपाल राय को मना लेते तो प्रदीप चौधरी का एज हो जाता। अभी कालका कंस्टिट्यूएंसी की जो सिनेरियो, जो टोपोग्राफी है, वो पिंजौर और कालका ये 2 शहरी क्षेत्र हैं। उसमें रायपुरानी का जो अपना छोटा सा पार्ट जो शहर का है वो है, अन्यथा वो रूरल का एरिया है। एरिया बहुत लंबा है, आबादी थोड़े छोटे आबादी के गांव हैं। तो जब भी बीजेपी जैसी ईवीएम कालका और पिंजौर की सिटी की खुलेंगी तो वहां परिवर्तन बीजेपी के पक्ष में होगा। जब रूरल में चलेंगे तो ये गोपाल राय और प्रदीप चौधरी के बीच में ज्यादा मिलेंगी वोटें और शक्ति रानी शर्मा को कम मिलेंगी। इसलिए हर सीट का, पूरे हरियाणा में हर सीट पे यही हो रहा है। इवन के 3-4 चीजें चौंकाने वाली जो हमारे श्रोताओं को पता चल भी रही होंगे अपने पर, आकाशवाणी के तरीके से पता लगता है कि जो सोनीपत, रोहतक ऐसे जिलों में भी जहां पर लग रहा था कि भी कांग्रेस का बहुत गढ़ है, कांग्रेस को बहुत वोटें सीटें मिलेंगी, वहां पर भी बीजेपी को एज मिल रहे हैं। सोनीपत में भी और रोहतक में भी 4 में से 2 सीटों में बीजेपी, 2 पे कांग्रेस। सोनीपत में कांग्रेस 2 पे चल रही है, 1 पे इंडिपेंडेंट, 3 पे बीजेपी है जिलों में। ये ऐसी भिवानी में 4 की 4 पे कांग्रेस पीछे चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है। ये जो चौंकाने वाले जो आ रहे हैं आंकड़े आ रहे हैं, ये बीजेपी के तो नेचुरली स्वाभाविक है कि बीजेपी के पक्ष में जाए तो बीजेपी को खुशी की बात है। और बीजेपी के नेताओं के चेहरों पे खुशी आ गई है, रौनक लौट रही है, क्योंकि अभी वर्तमान ट्रेंड जो है चुनाव आयोग के अनुसार भी 46 पे तो कम से कम खड़ा ही है बीजेपी का। पूर्ण बहुमत अभी आज की डेट में खड़ा है, 37 पे कांग्रेस खड़ी है। अभी जो 46 का जो जादुई आंकड़ा है, जो क्लोज कंटेस्ट कांग्रेस का और बीजेपी के बीच में रहना है, वो किसी भी तरफ ये बैठ सकती है, किसी भी तरफ बैठ सकती है। ये हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत तो काफी निश्चित लग रही है, 22,000 वोटों से आगे हैं अभी। लेकिन हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता परिणामों में। उनकी सीट तो पिछली दफा भी सबसे ज्यादा मतों के मार्जिन से 52,000 के आसपास से अंतर से जीती थी। इस दफा भी उनका मार्जिन ऐसी रहने वाला है। लेकिन जो स्थिति कम मतदान की थी उसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में जो देखने को मिला,
उसका रिजल्ट आज मिल रहा है कि बीजेपी सोनीपत, हिसार, रोहतक, इन जिलों में, भिवानी, इन जिलों में आगे जा रही है, जिसमें यह माना जा रहा था कि शायद यहाँ पर इक्का दुक्का सीटों पे ही बीजेपी को एज मिले। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल थे या कुछ अनुमान थे उसमें भी इन फैक्टर्स को शायद रखा गया ध्यान में कि बीजेपी यहाँ बहुत अच्छा नहीं करने वाली है, इसलिए उनके एग्जिट पोल में ये कमी रही। या उनके जिन लोगों ने, जैसे आपने पहले बताया, बहुत अच्छा पॉइंट था आपका, कि एक मतदाता जब मत दे के बाहर निकल रहा है और जो उसे एग्जिट पोल वाली एजेंसी वाला जो व्यक्ति है वो पूछ रहा है, या उससे जो सीक्रेट तरीके से पूछ रहा है कि भाई आप इसे बताओ क्या करना है, वो हो सकता है जरूरी नहीं सही बताए, क्योंकि सबको लोगों को लगा था बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, तो वो अपना क्यों मत बताएगा किसी को। लेकिन हमें बीजेपी का पहले दिन से मालूम था कि बीजेपी, पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी कमजोर नहीं रहेगी, वोट परसेंटेज में कमजोर नहीं रहेगी, लेकिन सीट पे कितना परिवर्तन कर पाती है, वो बहुमत का आंकड़ा छू लेगी या बहुमत से 2 सीटें नीचे रहेगी, या कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा चलेगी या नीचे रहेगी। अभी तक आंकड़ा यही रहेगा, 47, 36, 36, 47, 48, 44, इस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस का। अब क्योंकि धीरे धीरे अब रुझान जो है 5वीं, 6ठी, 7वें राउंड पे शायद पहुंच गए हैं, छठे राउंड पे नहीं। हरियाणा में जो अहीरवाल की तो आपने बात की, जाटलैंड या अहीरवालैंड, जैसा कि हरियाणा में ये चलती है टर्म, तो जाटलैंड या हरियाणा, इधर भी जाट वाला जो क्षेत्र कह रहे हैं जैसे अहीरवाल, तो वहां भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हाँ, यही बढ़त, उतना बढ़त तो नहीं है इसमें लैंड में, लेकिन ये बढ़त का, ये भी इसको बढ़त में बीजेपी 10 सीटों पे आगे चल रही है लगभग, और कांग्रेस 5 पे, आधा आधे। नहीं, कौन से वाले जिले की बात कर रहे हैं? ये जहाँ थोड़ा जिन जिलों में, जिनको हम जाटलैंड बोल देते हैं, कुछ अहीरवाल का क्षेत्र बोल देते हैं जैसे, तो नहीं, अहीरवाल में तो लगभग सारी बीजेपी की। अच्छा, बांगड़ के क्षेत्र में बीजेपी पीछे है, कांग्रेस आगे। हाँ, तो वही आगे ना, मैं कह रहा हूँ कि ये जो इलाका है जिसमें इनको लग रहा था कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोटें, सीटें यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये 4 जिले थे, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद और थोड़ा सा हिसार का पार्ट। ये इन जिलों में लग रहा था कि शायद बीजेपी बहुत कम सीटें उनको मिलेंगी, इसलिए जो कांग्रेस की 68-70 तक लोग जा रहे थे बताने के लिए, वो शायद उनका एक आकलन नहीं था कि ये तो सारा एक तरफा ही वोट कांग्रेस को पड़ेगा। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डेंट मारा है बीजेपी ने, ये बहुत कमाल का डेंट मारा है इन्होंने। यहाँ पर कांग्रेस को जो एक तरफा लीड होनी थी, जैसे अहीरवाल के क्षेत्र में बीजेपी को एक तरफा है, गुरुग्राम में एक तरफा चल रही है, फरीदाबाद में एक तरफा चल रही है, भिवानी में एक तरफा चल रही है, ये इनको इस क्षेत्र में कांग्रेस एक तरफा नहीं चल पाई। उतना ही नुकसान जो 7-8 सीटों, 9-10 सीटों का जो अंतर आ रहा है, वो 10 सीटों का अंतर 31 तो 2019 में भी कांग्रेस को मिली थी, और 2019 में बीजेपी को 40 मिली थी। इस दफा तो बीजेपी का इंप्रूवमेंट ही चल रहा है, 40 से 48 पे, 47 पे चल रही है। लेकिन जब अंतिम जाएंगे, जैसे चिरंजीव है रेवाड़ी वाला, ये पीछे चल रहे हैं, अब अंत में क्या होगा, 1000 वोट से, 500 वोट से, 700 वोट से कौन जीतेगा? लक्ष्मण यादव जीतेगा, चिरंजीव यादव जीतेगा। लेकिन इतना मुझे लग रहा है कि जो अभी तक के 5-6 राउंड की जो रिजल्ट आए हैं, अहीरवाल ने एक तरफा वोट दी है बीजेपी को, जो कि लोकसभा के चुनाव में भी उतनी एक तरफा वोट नहीं थी। ये वे जो पहली दफा जो हरियाणा के एक बड़ा 2024 का चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को जो लिखेगा, इतिहासकार पूछेंगे कि क्या बड़ा बदलाव था। जितना कंसंट्रेट मतदाताओं ने, अहीरवाल क्षेत्र के मतदाताओं ने किया है, इतना कंसंट्रेट उस बांगर की धरती, उस देश वाली बेल्ट की, जो जिसको हम रोहतक, झज्जर, पुराना रोहतक जिला बोलते थे, उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए था, उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाया। और बीजेपी का जो टिकट का बंटवारा था, वो बड़ा सोच समझ के किया था बंटवारा। और जो ओबीसी की ये बात करते थे, उस ओबीसी वर्ग में से अहीरवाल क्षेत्र का जो वोट है वो ओबीसी में ही आता है। मुख्यमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से हैं, तो उस ओबीसी की वोट मुझे लगता है पूरा कंसंट्रेट, चाहे जाटलैंड का भी ओबीसी वोट है, वो कंसंट्रेट मुझे लगता है बीजेपी के पक्ष में ही हुआ है, और इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता दिख रहा है। और अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं 6000 से वोटों से। एलनाबाद की स्थिति में बताऊं, अभय सिंह चौटाला की, ये पहले दिन से लग रहा था कि वहां पर जो कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल, वो मजबूत स्थिति में है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का जो कैंडिडेट है, जैसे बहुत सारी सीटों पे बीजेपी को बेनिफिट बसपा एनएलडी के कैंडिडेट या जजपा के या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से मिल रहा है खड़ा होने से,
ऐसे ही वहां पर बीजेपी की बजाय कांग्रेस को बीजेपी के कैंडिडेट का बेनिफिट मिल रहा है। वो कमजोर कैंडिडेट था इलाहाबाद में, और शायद वो लोग तो ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर इसलिए बीजेपी ने इसलिए कमजोर कैंडिडेट दिया वहां पर कि ताकि अभय सिंह चौटाला की जीत थोड़ा सुनिश्चित हो जाए। लेकिन वहां के लोगों को लगा कि भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस की सरकार, जो फ्लोटिंग वोट जिसको बोलता हूँ, 7 से 8% जो फ्लोटिंग वोट होता है, उनको लगा कि यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो आज मौका है कि ये जो गढ़ है, चौटाला साहब का गढ़ है, यहाँ से अभय सिंह चौटाला को हरा दो, भरत सिंह बेनीवाल को। लेकिन अभी मैं ये नहीं कहता कि भी अभय सिंह चौटाला हार रहे हैं, लेकिन टफ कंटेस्ट, क्लोज कंटेस्ट, वो कंटेस्ट। हालांकि उनके बेटा जो है रानिया, उनकी कंफर्टेबल मेजोरिटी बता रहे थे कि शायद वो जीत जाएंगे रानिया से, और वो अभी शायद आगे भी चल रहे हैं रानिया से। लेकिन ये जो इलाहाबाद वाली सीट है, ये हो सकता है इस बार बड़ा उलट फेर हो जाए, जो लगातार वो इतने दिनों से 4 बार से वो एमएलए बन रहे हैं अभय सिंह चौटाला। ये किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाना और उनके बेटी का चुनाव लड़ना, उस क्षेत्र में बीजेपी को इसका फायदा, पूरा फायदा मिल रहा है। कैसे फायदा मिला? भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा सीट में 9 सीटें विधानसभा की आती हैं, उसमें दादरी के 2 हैं, भिवानी की 4 हैं, और उधर महेंद्रगढ़ की वो सीटें हैं। ये दोनों इन जिलों की जो सीटें हैं, इन जिलों पे अभी अहिरवाल क्षेत्र का जो चुनाव परिणाम सामने आ रहा है, जो रुझान है, बीजेपी भिवानी जिले की 4 की 4 सीटों में बीजेपी आगे है। श्रुति चौधरी भी आगे चल रही है, उनकी बेटी किरण जी की, और किरण चौधरी क्योंकि संसद बन के राज्यसभा की मेंबर बना दी है बीजेपी को, तो इतना उसका बेनिफिट मिला है भिवानी से। भिवानी भी साथ लगता जिला, वहां भी बीजेपी, महेंद्रगढ़ जिला वहां भी बीजेपी, रेवाड़ी जिला वहां पर बीजेपी, गुड़गांव वहां बीजेपी, और फरीदाबाद वहां पर बीजेपी। ये बेल्ट जो बन गई, इसने बीजेपी को आगे बढ़ा दिया। नॉर्थ हरियाणा और मध्य हरियाणा, नॉर्थ हरियाणा में से केवल करनाल एक जिला ऐसा है जिसमें 5 की 5 लोकसभा में भी बीजेपी को गई थी और विधानसभा में भी बीजेपी को जा रही हैं। फरीदाबाद में 6 में से 4 बीजेपी को जा रही हैं। सोनीपत में 6 में से 3 बीजेपी को, सिर्फ कांग्रेस 2 की, 1 इंडिपेंडेंट है। हो सकता है गन्नौर वाले हों, ये कादियान, देवेंद्र कादियान। ये जो सीटें हैं, बीजेपी ने जो सबसे ज्यादा डेंट मजबूती, मतलब दक्षिण से नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। करनाल तो क्योंकि मनोहर जो है मुख्यमंत्री रहे वहां, अब केंद्रीय मंत्री हैं। करनाल जिले की 5 सीटों पे बीजेपी का जाना, जबकि ये कह रहे थे शायद 1 सीट बीजेपी या घरोंडे वाली, करनाल वाली, 2 को छोड़ के 3 तो शायद कांग्रेस के पास चली जाएंगी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी आगे चल गई। तो इसलिए बीजेपी का 47-48 सीट पे पहुंचना, ये सब वो कारण थे। मध्य दक्षिण हरियाणा का भी लग रहा था कि 5 सीटें बीजेपी को, 5 कांग्रेस को आ सकती हैं, इसलिए कांग्रेस की इतनी सीटें एग्जिट पोल में दिखाई जाती है जो सर्विस से। राकेश कुमार जी से बात हो रही थी, जब अशोक तंवर की बात चली तो फिर स्टेज पे उनको वो मौका दिया। अगर हम किरण चौधरी की बात करें तो जब भी हमने देखा किरण चौधरी को एक पूरा वो सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी में, और एक वो स्टेज पे भी दिखी है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुखता से दिखी है, मैं ये कहूँगा। तो शायद इसका भी उस क्षेत्र के जहाँ जो किरण चौधरी के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसको एंडोर्स किया भारतीय जनता पार्टी को, हमारी नेता को। 2 चीजें थी, किरण चौधरी को कांग्रेस ने भी कोई कम नहीं दिया है। कांग्रेस में मंत्री उनको बना के रखा, लीडर ऑफ पोजिशन बना के रखा। हरियाणा में जो स्थिति थी, ये कमोबेश ऐसी स्थिति थी, जो कमोबेश थी ये स्थिति थी। लेकिन भिवानी से जब उनको लगा कि मेरी बेटी की टिकट कट गई है लोकसभा से, अब मुझे लगता है कि कांग्रेस में मेरा विधानसभा में मेरी बेटी की टिकट काटी जा सकती है, मेरी टिकट काटी जा सकती है, इसलिए उनको क्विट करने का उनका फैसला हुआ। और बीजेपी को एक चौधरी बंसीलाल के परिवार का एक नुमाइंदा उनको मिल रहा था, और बंसीलाल जी के साथ बीजेपी 1996 में मिलकर सरकार बना चुकी थी हरियाणा विकास पार्टी के साथ, इसलिए उनको लगा कि मुझे कांग्रेस के छोड़ के बीजेपी में जाना चाहिए, मेरा भविष्य सुरक्षित है। और बीजेपी ने उनको लपका हाथों हाथ राज्यसभा में भेजा, बेटी को टिकट दे दी। बीजेपी को वो सीट तो शाम की अभी बहुत आगे है सुरती, तो वो सीट भी मिल जाएगी। इसका बेनिफिट ये मिला कि भिवानी में वो ज्यादा केंद्रित, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी भिवानी जिले में रही। भिवानी जिले में केंद्रित रहने का मकसद ये हुआ कि वहां 4 की 4 सीटों पे बीजेपी को बढ़त मिल रही है, ये कंप्लीट बेनिफिट मिला। दूसरा जो कुमारी शैलजा का विषय, इस एंगल से मिला कि चुनाव प्रचार में आपने जैसे पहले कहा था कि चुनाव प्रचार में से दूर रही,
तोड़ दिन रही, मीडिया में बाइट देती रही, मीडिया में बयान आते रहे, नाराजगी के बयान आते रहे, टिकटें मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिली, वो बयान आते रहे। इस एंगल से सारी बीजेपी को इसका भी बेनिफिट, जो प्रचार उन्होंने नेगेटिव प्रचार किया शैलजा वाला, उसका भी बेनिफिट बीजेपी को साफ साफ मिलता नजर आ रहा है। धीमान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अहीरवार बेल्ट में और ये सारा क्षेत्र में जो बीजेपी को बढ़त मिली है, ये निश्चित ही देखने वाली है। अभी 11 बजे हैं, 12 बजे तक और स्थिति स्पष्ट होगी, कौन आगे है कौन पीछे है। और लेकिन जिस तरह से वही बात फिर आती है कि सुबह अगर जब बैलेट पेपर खुल रहे थे तो 65 और आधे पे आ जाना कांग्रेस का और बीजेपी का आधे से ज़्यादा से ऊपर चले जाना, ये एक रोचक बनाए हुए है पूरे जो परिणाम है उनको। और दर्शकों की भी रुचि इसमें बढ़ रही है, हर कोई देखना चाहता है कि अंतिम परिणाम क्या आता है। मुद्दे अलग अलग रहे हैं, लेकिन ये जरूर देखने में आया है कि हरियाणा में मुद्दे कौन से कब हावी हो जाएं, ये कहना आसान नहीं है। आप ये बताएंगे जल्दी से मेरे को कि अब क्या जो आप स्थिति देख रहे हैं, आपका पुराना भी तजुर्बा है, कि अभी 1-2 घंटे में क्या ट्रेंड्स में कितना बदलाव आने की संभावना है? 6-7 दौर हो चुके हैं मतगणना के। देखो, अभी जब हम इतने बजे 11 बजे के आसपास पहुंचते हैं तो सामान्य तौर पे स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है मतगणना के रिजल्ट्स में। रुझान हमें लगातार मिल रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी इस पे चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी रुझान में काफी आगे निकल गई है। अगर सुबह के परिणामों से जो रुझान मिले थे हमें सुबह, उसमें कांग्रेस बहुत आगे थी, लेकिन तब तक बैलेट पेपर ही खुले थे। उसके बाद जैसे ही ईवीएम मशीन की गणना शुरू हुई तो कांग्रेस जो है वो पछड़ती चली गई। अभी के जो रुझान हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी काफी सीटों पर आगे है, और ये रुझान बदलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन 12 बजे तक हमें कुछ सही अनुमान लगा सकेंगे हम।